हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। उम्मीद है पीछे वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे, समझ में आया होगा, वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई विद्यार्थी इससे पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं, उनका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हम जो प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक पढ़े थे वो था नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट समीकरण। उस पर एक न्यूमेरिकल भी बनाए थे। एक बार फिर से बोल दे, नर्स्ट इक्वेशन के बारे में आपको पता हो गया होगा कि नर्स्ट इक्वेशन किसी मटेरियल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उस मटेरियल के सॉल्ट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में रिलेशन को स्टेबलाइज करता है। गिवन टेम्परेचर पे, दिए गए ताप पे, ताप से भी इफेक्ट होता है, लेकिन यूजुअली हम लोग सेल यूज करते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन में मेटल रखे हो, उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ऐसा हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब नर्स्ट इक्वेशन हम सेल के लिए भी डिराइव कर चुके हैं, आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या नर्स्ट इक्वेशन से हम सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे पता किया जा सकता है। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब आज का हमारा टॉपिक होगा नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई सेल यूज कर रहे हैं, ये हमारा सेल है। आप लोग सेल के बारे में अच्छी तरह जान चुके होंगे। इस सेल में हम कोई सॉल्ट सॉल्यूशन रखे हैं, इस सेल में भी है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट सॉल्यूशन। हमें दोनों सेल के सॉल्यूशन को, दोनों बर्तन के सॉल्यूशन को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिए हैं। सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी आप लोग जान चुके होंगे। इसका काम ही है आयन को एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में लाना और ले जाना। इसमें न्यूट्रल सॉल्ट रखा होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, इससे केवल आयन आता जाता है। इसमें हम मेटल का प्लेट डाल दिए, इसमें हम कोई दूसरे मेटल का प्लेट डाल दिए। चलो दिखाने के लिए लिख भी दे हम, ये कॉपर मेटल है हमारा, ये जिंक मेटल का प्लेट है। ये जो सॉल्यूशन लिए हो वो जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन लिए हो, एक्वस सॉल्यूशन। इसमें जो लिए हो हम इसको जिंक सल्फेट लेते हैं। चलो इसमें हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ेंगे, कंडक्टर वायर से जोड़ देते हैं, और यहां पे हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जो हमें ईएमएफ ऑफ सेल देगा, या जो ई सेल देगा, जो विभवांतर को मेजर करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है, सेल पोटेंशियल को मेजर करता है। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब मान लो, सपोज करो यहां पर कोई हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी लगा दिए। चलो बल्ब लगा देते हैं। सपोज ये बल्ब हमारा जल रहा है, करंट फ्लो करा रहे हैं। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको भी हम लोग लिख लें। केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है ये सब आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं इसके बारे में। कॉपर कैटायन, जिंक रिएक्ट किया, बनाया जिंक कैटायन और कॉपर। ये एक डैनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है, ये कॉपर बना लिया सॉलिड। ठीक है, अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है, कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये एनोड इलेक्ट्रोड है, करंट फ्लो कर रहा है। चलो कुछ समय के लिए हम इस सेल को यूज किए। तो जब हम यूज करते हैं इस सेल को तो देखते क्या है कि धीरे धीरे इसका जो पोटेंशियल है, ईएमएफ ऑफ सेल है, वो डिक्रीज करने लगता है। बल्ब का वोल्टेज भी जो है, वो लाइट जो है कमजोर होता जाता है, और उस समय यहाँ पर जो ई सेल का वैल्यू है वो कम हो रहा होता है।
अगर बाय द वे तुम 1 मोलर लिए होगे, सपोज, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डाटा भी देख ले, 1 मोलर कंसंट्रेशन दोनों का होगा, तो इसका जो रीडिंग था वो था 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो गया, 1.1 वोल्ट से कम होने लगा इसका रीडिंग। ठीक, अब जब इसका रीडिंग कम हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए हम जब इसको यूज कर लिए तो देखते क्या है कि सेल के देखो, जिस समय हमको ये करंट हमको मिल रहा है उस समय इस सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। जब कुछ टाइम के लिए इसको यूज कर लिए हो तुम, तो देखोगे क्या कि ई सेल का वैल्यू जो अभी 1.1 वोल्ट दिखा रहा था वो धीरे धीरे घटते घटते कितना हो गया, 0 हो गया, और ठीक उसी टाइम पे तुम्हारा बल्ब जलना भी बंद कर दिया। तो तुम क्या बोलते हो, सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं, सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, डेड हो गया, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों ये डिस्चार्ज हो गया, आखिर क्या हुआ सेल के अंदर कि ये डिस्चार्ज हो गया? तो हुआ ये कि सेल के अंदर जो ये रिएक्शन हो रहा था, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेता है, और जो ही सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है, ये ईएमएफ ऑफ सेल या ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है। जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है उसका रीडिंग 0 हो जाता है, मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी को सबको जानते होगे, 11th में ही भेंट हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य नियतांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, साम्य नियतांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके लिए हम लोग फार्मूला यहां लिख देते हैं केसी। फार्मूला पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स कौन कौन है इसमें, जिंक कटायन है, और कौन है, कॉपर है, बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चलो रिएक्टेंट कॉपर कटायन है, एक्वस सॉल्यूशन है, और जिंक है सॉलिड। तो हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड यूनिट होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब इससे 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका मतलब हम Kc इज इक्वल टू क्या लिख दें, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ। ठीक है, अब हम बोले कि जब तुम्हारा सेल रिएक्शन जो है ये वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आया है, तब से ई सेल का वैल्यू 0 हुआ है। इसका मतलब हम कंडीशन अब अप्लाई करें, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था पर इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में देखे हो कि ई सेल कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़े थे, नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो चूंकि ई सेल का वैल्यू 0 वोल्ट है तो यहां पुट कर लो, ई सेल को क्या पुट कर ले हम, 0 वोल्ट, ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का हम इस सेल के निकाल रहे हैं लॉग। एनोड कौन होगा, अब तो अच्छी तरह से जानते होगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो एनोड, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देख रहे हो, जिंक का आयन बना लिया, तो लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाय कैथोड कौन हो गया हमारा, कॉपर आयन। ओके, तो 0 वोल्ट है, खत्म। अब हम क्या करें, तो इसको उलट के इस तरफ लाओगे तो हमारा हो जाएगा ई नॉट से, रहने दे, इसको उस तरफ लाए, हम दाएं तरफ इसको लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर लो तो कितना हो गया, 0.0295 लॉग। इसके लिए क्या हम लोग अभी पढ़े यहां पर, फर्स्ट कर दे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलेंगे हम, केसी लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए। अब हमारा जो है चाहिए लॉग केसी, तो लॉग केसी के लिए क्या पुट करें, ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0295। ठीक है, तो केसी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एंटी लॉग ई नॉट सेल बाय 0.0295। ठीक है, तो चलो यहां वैल्यू पुट किया जाए।
इस सेल के लिए हम लोग ई नॉट सेल पीछे निकाले हैं, चाहो तो तुम निकाल भी सकते हो। 1.1 वोल्ट होता है। ये नहीं दिख रहा होगा, चलो यहां से हम हटाते हैं, यहां से हम नोट कर लेते हैं। ये डिस्चार्ज हो गया था, चलो यहां लिख देते हैं कि भाई हमारा सेल डिस्चार्ज हो गया, ई सेल 0 आ गया। क्या आप इसको कैरी कर लेते हैं? ठीक है, चलो कैरी कर लेते हैं। क्या हो गया हमारा? Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ई नॉट सेल बाय 0.0295। हम ई नॉट सेल का वैल्यू जानते हैं, या तुम निकाल भी सकते हो कॉपर और जिंक वाले का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। इसका वैल्यू 1.1 वोल्ट होता है, तो हम Kc का वैल्यू निकाल ले। एंटी लॉग 1.1 डिवाइडेड बाय 0.295 खत्म हो जाएगा। तो Kc इज इक्वल टू 11,000 को 295 से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू आएगा 37.28 एंटी लॉग के साथ होगा। एंटी लॉग 37.28। तो Kc का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 37 है 10 डेसिमल के आगे, तो हम इस पे लिखेंगे 10 टू दी पावर 37। अब एंटी लॉग में 0.28 का 0 कॉलम में वैल्यू देखना है, तो हम एंटी लॉग टेबल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग टेबल है, इसमें 0.28 लेंगे, तो यहाँ देख रहे होगे यहाँ पे 0.28 है। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे है 0.28, यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है 0 कॉलम में 1905, यहाँ लिख देते हैं हम 1905, ऐसा लिख दिए। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया जाता है। तो इस सेल के लिए जो अभी हम लोग डिराइव किए, इस सेल के लिए Kc का वैल्यू आ गया। अब सवाल है कि इस सेल के लिए आया, दूसरे सेल के लिए हमको निकालना हो तो क्या करें? तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके बेसिस पर क्या लिख सकते हैं कि log Kc इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट सेल बाय 0.059। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, किसी भी सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कोई लिख सकता है Kc इज इक्वल टू लॉग गया उस तरफ, तो हो गया एंटी लॉग n इंटू ई नॉट सेल बाय 0.059। ये किसी भी सेल के लिए हम ये दोनों में से कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या हमको जानना जरूरी होगा? Kc निकालने के लिए n पता करना जरूरी है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ, कैथोड पर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ई नॉट सेल ऑफ सेल हमको पता होना चाहिए, सेल का जो ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो पता होना चाहिए, बाकी तो 0.059 सब के लिए यूज किया जाएगा। इस तरह से हम किसी भी सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े द इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस बेसिस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको पता करना है। रिएक्शन क्या है? सिल्वर है, इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा। सिल्वर जो है, सिल्वर का आयन है, निकल से रिएक्ट किया, बनाया सिल्वर और निकल का आयन। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है हमको। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है, मतलब Kc पता करना है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, रिमाइंड कर ले फॉर्मूला, क्या पढ़े थे? तो लिखे थे Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग n इंटू ई नॉट सेल बाई 0.059। ये फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। अब हमको इसमें चाहिए क्या? Kc तो हमको पता करना है, चाहिए क्या? हमें n चाहिए। तो देखो 2Ag प्लस है और Ag का फॉर्मेशन किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहाँ देखोगे निकेल है, कोई चार्ज नहीं, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? 2, तो लिखेंगे n इज इक्वल टू 2। ये हमको पता है। हमें क्या चाहिए? ई नॉट सेल चाहिए, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल। ठीक है, 0.059 तो कांस्टेंट है, हमेशा वही रहेगा। तब हमको पता चल जाएगा Kc। तो सबसे पहले हमारा ई नॉट सेल पता करना होगा हमको। तो पढ़े हैं हम लोग, चलो इसको सोल्व करते हैं। हम लोग पढ़े हैं ई नॉट सेल
इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड कौन? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता हो, मतलब सिल्वर हमारा कैथोड हो गया, तो लिखेंगे ई नॉट सिल्वर। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, निकेल लूज किया है, तो ये एनोड हो गया माइनस ई नॉट एनोड, मतलब निकेल। वैल्यू पुट किया जाए, सिल्वर वाले का कितना वैल्यू 0.80 माइनस निकल वाले का माइनस 0.25 वोल्ट। तो लिखते हैं 0.80 प्लस 0.25 मतलब कितना हो जाएगा 1.05 वोल्ट। हमें ई नॉट से पता चल गया, ये पता हो गया। अब हम केसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो केसी इज इक्वल टू एनटी लॉग एन इंटू ई नॉट सेल बाई 0.059। एन कितना है 2, तो लिखें एनटी लॉग 2 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 0.059। एक जीरो यहां दे, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो एनटी लॉग इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाई 59। 2100 को 59 से डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। चलो 2100 डिवाइडेड बाई 59 वैल्यू होगा, हटाओ इसको, 35.59। एंटी लॉग 35.59 इस तरफ कैरी कर ले। देन केसी इज इक्वल टू 35 है तो 10 टू दी पावर 35 लिखेंगे, और 0.59 का हम लोग एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे। तो फिर देखते हैं वैल्यू 0.59 के यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, तो जीरो वाले कॉलम में देखेंगे। 0.59 के जीरो वाले कॉलम में वैल्यू लिखा हुआ है 389। तो लिख दे हम यहाँ पे 389, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, पुट कर दिए। ये हमारा केसी का वैल्यू आ गया। ये है इसका सॉल्यूशन, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्लोरीन कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं नॉस्ट इक्वेशन के बेसिस पे। उम्मीद है इस टॉपिक को आप समझ लिए होंगे, क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसा वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। आप इसके सहायता से आसानी से अपना स्टडी को पूरा करते रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियो का।